Full form of AIDS is acquired immunodeficiency virus. बेसिकली इट वॉज फर्स्ट टाइम इसको डिटेक्ट किया गया था यूएसए में इन 1981. In USA, in India, it was detected in 1986 from Tamil Nadu. It is caused by RNA virus, that is retrovirus HIV. अब बेसिकली बच्चे लोग मैंने आरएनए वायरस बोला और लास्ट क्लासेस में मैंने आपको डिस्कस किया था कि हेपेटाइटिस के जो टाइप्स होते हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई एंड जी, एक्सेप्ट ओनली हेपेटाइटिस बी, सारे हेपेटाइटिस में आपको वायरस में आरएनए होता है और सिर्फ हेपेटाइटिस बी में वायरस में डीएनए होता है. तो यहाँ पर आप लोग थोड़े से कंफ्यूज होइएगा कि ये आरएनए वायरस क्या है और ये डीएनए वायरस क्या है. तो बेसिकली बच्चे लोग मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग. ओके, बेसिकली जब वो एक्ट एज अ पैरासाइट तो वो लिविंग फॉर्म में होता है और जब वो आपको फ्रीली आपको अवेलेबल रहता है तो दैट इज इन द नॉन लिविंग फॉर्म. ओके, अब आते हैं बात कि आरएनए वायरस क्या है और डीएनए वायरस क्या है. बेसिकली वायरस में भी जेनेटिक मटेरियल कैरी होता है. ठीक है, वो जेनेटिक मटेरियल अगर डीएनए कैरी करता है तो वो आपको होता है डीएनए वायरस और जब वो आरएनए कैरी करता है तो वो होता है आपको आरएनए वायरस. ओके, बेसिकली हमारे सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड में आरएनए है और डीएनए है. ठीक है, जब डीएनए का काम क्या है, बेसिकली एक सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ है, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ. वो आपको फंक्शन डिसाइड करता है डीएनए के लिए कि वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा. ठीक है, और उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जब आरएनए एज अ प्रोटीन सिंथेसिस यूज करता है तो वो काम होता है आरएनए का. ठीक है, मतलब फंक्शन ऑफ डीएनए हो गया जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करना और फंक्शन ऑफ आरएनए हो गया प्रोटीन सिंथेसिस करना. ठीक है, तो हमारा वायरस जो है बच्चा, अगर उसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है तो वो आरएनए वायरस कहलाता है और अगर उसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है तो वो डीएनए वायरस कहलाता है. ये जो हमारा एचआईवी वायरस है, दिख नहीं रहा, अब क्लियर है. हमारा जो एचआईवी वायरस है, इसका सबसे पहले तो इसके फुल फॉर्म पे आते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. बेसिकली बच्चे लोग ये वायरस काम कैसे करता है, तो जब भी वायरस आपको किसी सेल पर अटैक करता है तो वो अपने जीनोम को, मतलब अपने जीन के सीक्वेंस को आपके सेल के जीन सीक्वेंस के साथ कंबाइन करता है, मिक्सअप करता है, अटैच करता है और जैसे हमारे सेल का जीनोम मल्टीप्लाई होता है तो इनडायरेक्टली आपके वायरस का भी जीनोम होता है, वो मल्टीप्लाई होता है. इज इट क्लियर? फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, वायरस बेसिकली आपको जब हमारे सेल पे अटैक करता है तो जब वो अटैक करता है तो बेसिकली उसका जो जीनोम है वो हमारे सेल के जीनोम से अटैच होता है और जब हमारा सेल का जीनोम अपने आप को मल्टीप्लाई करता है तो साथ ही साथ वो किसको रेप्लिकेट कर रहा है, वायरस को. ठीक है, इस तरह से वायरस जो है हमारे अंदर इन्फेक्शन को कॉज करता है. ठीक है, अब आते हैं एचआईवी वायरस के बारे में. एचआईवी वायरस बहुत स्मार्ट सा वायरस है. ठीक है, बेसिकली इसमें आरएनए वायरस होता है और इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. आपके बुक में स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है एचआईवी वायरस का. ये एचआईवी वायरस 2 स्टैंडर्ड ऑफ आरएनए को कंसिस्ट करता है, मतलब इसमें आरएनए होते हैं, दो आरएनए होते हैं. ठीक है, आप एक बार इसके डायग्राम को देख लीजिए क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसे रेज होता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एचआईवी वायरस एंड राइट द सिम्टम ऑफ एड्स. इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. बेसिकली जब डायग्राम की बात करते हैं
मैंने पहले भी बताया था कि वायरस एक कैप्सूल के अंदर होता है जो उसका हेड कहलाता है, और वो जो कैप्सूल है वो बना होता है प्रोटीन का, और जिसको हम लोग कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपको रेट्रोवायरस यानी आरएनए वायरस, दैट इज HIV। ये इसका कैप्सूल हुआ और इस पे ये आरएनए ऐसे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, बेसिकली आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। चलो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए अवेलेबल है कितने की संख्या में? तो 2 की संख्या में। ये बाहर वाला जो इसका आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज कैप्सिड, कैप्सूल ऑफ वायरस, जो कि किससे बना होता है? प्रोटीन का। इस कैप्सिड किसका बना होता है? तो प्रोटीन का। ये स्ट्रक्चर ऑफ HIV है और ये है आपको आरएनए। फिर आप यहाँ गौर करना, यहाँ पे मैंने एक डॉट बनाया है, 2 डॉट। ठीक है, ये 2 डॉट बच्चा लोग, ये एक तरह का एंजाइम है जिसको ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए कि ये ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या है। तो मैंने पहले ही बताया कि फंक्शन ऑफ DNA होता है कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और फंक्शन ऑफ RNA होता है ट्रांसक्राइब द इंफॉर्मेशन इनटू द प्रोटीन फॉर्म। ओके, तो ये ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाला एंजाइम होता है। ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होता है जहां DNA आपको अपने जो इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है उसको ट्रांसक्राइब करवाता है किससे? RNA से, और उस इंफॉर्मेशन को RNA यूज करता है एज अ प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर है सबको? तो ये ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम HIV वायरस के अंदर होता है। ठीक है, 2 RNA होता है इसके अंदर, जो कि RNA बेसिकली सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और ये 2 RNA के बीच में आपको ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। नहीं दिख रहा? बोर्ड में लाइट मार रहा है? ओके, आपको सुनाई तो दे रही है ना? तो सुन लो बच्चे लोग, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब इसके आउटर पार्ट में आते हैं, यहाँ पर बेसिकली आपको मैट्रिक्स होता है। ठीक है, दिस वन इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो प्रोटीन का बना मैट्रिक्स होता है, जहां पर ये सेल एम्बेडेड होता है। मैट्रिक्स के बारे में पता है ना सबको? इसके आउटर पार्ट में बच्चे लोग एक लिपिड का मेम्ब्रेन होता है। लिपिड दैट इज फैट का मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, HIV वायरस का ये डायग्राम में बना रही हूँ। ये एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, किसका बना होता है? तो लिपिड का। अब इस लिपिड वाले आउटर मेम्ब्रेन पे बच्चे लोग एक स्टेम लाइक प्रोटीन होता है और एक कैप लाइक प्रोटीन होता है। ठीक है, आपके बुक पे क्लियरली ये डायग्राम दिया हुआ है। एक स्टेम लाइक प्रोटीन हुआ और एक कैप लाइक प्रोटीन हुआ। जो बच्चे लोग स्टेम लाइक प्रोटीन हुआ, ध्यान से सुनिएगा, ये स्टेम लाइक प्रोटीन आपको हुआ ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको GP प्रोटीन भी कहते हैं, GP भी कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 21। ठीक है, 21 नहीं, सॉरी 41। ये जो स्टेम लाइक प्रोटीन है ये ग्लाइकोप्रोटीन है, जो क्या होता है? GP41 ग्लाइकोप्रोटीन 41। और ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है बच्चे लोग, ये है आपको GP120 यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन 120। समझ में आ रही बात है कि कैसे ये HIV का डायग्राम बना हुआ है, HIV का स्ट्रक्चर बना हुआ है? तो बेसिकली ये घिरा होता है प्रोटीन से। ठीक है, इसके अंदर जो वायरस होता है, जो वो वायरस होता है वो आपके कैप्सूल के साथ होता है विथ 2 स्टैंड का RNA भी होता है, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड 2 RNA को ये कंसिस्ट करता है विथ ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। दैट इज द डायग्राम ऑफ HIV वायरस। ओके, अब ये बच्चे लोग HIV वायरस जो है बड़ा स्मार्ट वायरस है। बेसिकली मैंने आपको लास्ट क्लासेस में पढ़ाया था कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो WBC से बनता है। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल। अब ये व्हाइट ब्लड सेल, ध्यान से सुनिएगा, फिर से रिपीट कर रही हूँ। व्हाइट ब्लड सेल 3 टाइप में डिवाइड होते हैं। ठीक है, पहला होता है ग्रेनुलोसाइट्स, दूसरा होता है मोनोसाइट्स और तीसरा होता है लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स वाला जो पार्ट होता है वो आपको बेसिकली होता है बेसोफिल्स, न्यूरोफिल्स एंड एसिनोफिल्स, और जो मोनोसाइट्स वाला पार्ट होता है वो होते हैं आपको डेंड्राइट्स, मैक्रोफेजेस। ओके, और जो लिम्फोसाइट्स वाला पार्ट है उसको मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेल्स,
टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। क्लियर है, आपको याद भी आ रहा होगा। तो बेसिकली WBC में मेन फंक्शन इम्यून सिस्टम को बनाने का, मेन सिस्टम को जो मेन डिफेंस मैकेनिज्म है वो डिपेंड करता है आपको मैक्रोफेज पर, ठीक है। मैक्रोफेज और ये जो लिम्फोसाइट्स है ये दोनों आपको WBC के द्वारा जो डिफेंस मैकेनिज्म बनता है उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम बेसिकली ये मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट से कहता है। लिम्फोसाइट्स डिवाइड होता है दो में, टी सेल्स और बी सेल्स। बी सेल्स जो होता है, बच्चा लोग ध्यान से सुनिएगा, ये जो बी सेल्स होता है वो आपको एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कौन करता है? तो बी सेल्स। फिर ये जो टी सेल है वो फर्दर दो सेल में और डिवाइड होता है, एक होता है हेल्पर टी सेल्स और दूसरा होता है आपको किलर टी सेल्स। ओके, ये जो हेल्पर टी सेल्स वाला पोर्शन है, जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स है, वो आपको बेसिकली इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और हमारे बॉडी को इंफॉर्मेशन देता है कि बाहर के माइक्रोब्स ने एंट्री लेना स्टार्ट कर दिया है, प्लीज आप एक्टिव हो जाओ, अपने एंटीबॉडीज को बनाना स्टार्ट करो, अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है उसको कंटिन्यू करो और इसके लिए आप अलर्ट हो जाओ, क्योंकि एक किसी माइक्रोब्स ने आपके बॉडी में, आपके सेल में इंटर करना स्टार्ट कर दिया है। ये काम कौन करता है? हेल्पर टी सेल्स। अब यहाँ पर इतनी कहानी कहने की मेरा रीजन यही था कि ये जो HIV वायरस है वो बेसिकली जाता है किस पर? तो हेल्पर टी सेल्स पर ही अटैच होता है, ठीक है। इसका स्टार्ट होता है HIV वायरस का हेल्पर टी सेल से। ये हेल्पर टी सेल्स पे अटैक करता है और उसी को क्या करता है? डैमेज करना शुरू करता है। कैसे डैमेज करना शुरू करता है? तो मैंने पहले ही बताया कि वायरस अपने जीनोम को आपके सेल के जीनोम के साथ अटैच करता है और जब आपका सेल का जीनोम मल्टीप्लाई होता है तो साथ ही साथ ऑटोमेटिकली क्या होता है? आपका वायरस का भी जीनोम होता है वो मल्टीप्लाई होता है। तो बेसिकली एक सेल में फैलने वाला इन्फेक्शन वो पूरे सेल्स को इन्फेक्टेड कर देता है। समझ में आ रही है बात? तो ये HIV वायरस आपको सबसे पहले जाता है हेल्पर टी सेल्स के पास, हेल्पर टी सेल से अटैच होता है और वहीं से इन्फेक्शन और आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली एड्स वो डिजीज है जो आपके WBC को, आपके लिम्फोसाइट्स को, आपके पूरे सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देता है, डैमेज कर देता है, अंदर से आपको इतना वीक कर देता है कि आपको अदर इन्फेक्शंस, जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस होते हैं, वो भी आसानी से हो जाते हैं और आपका बॉडी 2 से 4 साल उससे ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता है। इसलिए इसको फेटल डिजीज कहते हैं, क्योंकि अगर किसी पर्सन को आपको एड्स हो गया तो 100% एक्यूरेसी है कि आपको उस पर्सन की डेथ होनी ही होनी है, ठीक है। तो इसलिए इसको फेटल डिजीज भी कहते हैं। समझ में आ रही है बात? फिर से मैं रिपीट करूं कि HIV वायरस कैसे काम करता है, या फिर आप लोग को क्लियर है? मैंने जो इतनी सारी, फिर से रिपीट करो, ठीक है। फिर से स्ट्रक्चर पर जाते हैं, ठीक है। HIV वायरस का स्ट्रक्चर मैंने पहले भी बताया है कि वायरस का स्ट्रक्चर में हेड होता है जो कि कैप्सूल कहलाता है, जो बना होता है प्रोटीन से, दैट इज कैप्सिड। क्लियर है? जो उसका हेड होता है वो कैप्सिड होता है और फिर उस पर एक टेल भी होता है, ठीक है। जो कैप्सिड वाला पोर्शन है उसके अंदर आपको वायरस जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है। अब ये जेनेटिक मटेरियल या तो DNA हो सकता है या तो RNA हो सकता है। जब वो DNA को एज अ जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है तो वो DNA वायरस कहलाता है, और जब वो RNA को जेनेटिक मटेरियल एज अ कैरी करता है तो वो RNA वायरस कहलाता है, ठीक है। ये हमारा HIV वायरस जो है RNA को एज अ जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है, एज अ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। वायरस का जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है एज अ RNA होता है, किसमें? तो HIV में, ठीक है। अब ये बेसिकली इसके आउटर पार्ट में एक कैप्सिड, इसका कैप्सिड के आउटर पार्ट में आपको मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स के आउटर मेम्ब्रेन को, जो मेम्ब्रेन होते हैं वो लिपिड के होते हैं, और इस लिपिड वाले पार्ट पर, इस आउटर मेम्ब्रेन वाले पार्ट पर स्टेम लाइक प्रोटीन होता है, दैट इज GP41, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन। GP का फुल फॉर्म हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन 41, एंड एक कैप लाइक प्रोटीन होता है जो होता है GP120, ग्लाइकोप्रोटीन 120, ठीक है। इस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर है ये HIV का। समझ में आई बात? अब ये RNA जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, बेसिकली होता भी है। तो बेसिकली ये HIV वायरस जो है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को कैरी करता है, लेकिन जब उसको होस्ट मिलता है तो वो होस्ट के सेल के साथ अटैच होकर अपने RNA को पहले डबल स्ट्रैंडेड में बदलता है और उसके बाद वो अपने जीनोम को मल्टीप्लाई करता है। किसके थ्रू? तो हमारे थ्रू। हम होस्ट जो हैं, हमारे होस्ट का जो जीनोम है उसके थ्रू हमारा रेप्लिकेशन जो सेल का है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। इस
फिर आरएनए के पास दो एंजाइम भी कंटेंट करता है, ये कौन सा, तो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बेसिकली प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस हुआ बच्चा जहां जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जब प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। मतलब सच टाइप ऑफ प्रोसेस जहां डीएनए ट्रांसक्राइब करता है अपने इंफॉर्मेशन को, किसको, आरएनए को, किस लिए, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। और इस प्रोसेस में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है दैट इज द ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? ट्रांसक्रिप्शन क्लियर है आपको? ट्रांसक्रिप्शन क्लियर है? इसमें ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है दैट इज द ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हुआ आपको HIV वायरस का, ठीक है। अब ये HIV वायरस एड्स कैसे फैलाता है वो बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं WBC से, जो कि आपका है इम्यून सिस्टम, ठीक है। ये एड्स का जो वायरस है टारगेट करता है आपके WBC और लिम्फोसाइट्स को, ठीक है। आपके लिम्फ नोड्स पे अगर क्वेश्चन आपसे रेज होता है कि एड्स का वायरस किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है, तो बच्चे लोग आंसर होगा आपका लिम्फ नोड प्लस WBC। क्या आंसर होगा? लिम्फ नोड प्लस WBC। WBC बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, सबको पता है, ग्रेनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स वाला पार्ट होता है आपको न्यूरोफिल, बेसोफिल्स और एसिनोफिल्स। मोनोसाइट्स वाला पार्ट आपको होता है मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइट्स, ठीक है। तो बेसिक जो हमारा सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है वो आपको बनता है इसी मैक्रोफेज से, ठीक है, और लिम्फोसाइट्स वाले पोर्शन से। ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। लिम्फोसाइट वाले पार्ट में आते हैं तो यहाँ पे 2 टाइप में ये डिवाइड होता है। पहला होता है T सेल्स और दूसरा होता है B सेल्स, ठीक है। B सेल्स बेसिकली एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है और वो क्या करता है, एंटीबॉडीज को जाकर, जनरल में बता रही हूँ कि जनरली जब कोई आपका पैथोजन आपके अंदर इंटर करता है तो B सेल एक्टिव होता है और वो B सेल आपको एंटीबॉडीज पर अटैक करता है। वहां पर दोनों के बीच में एक वॉर, समझ लीजिए एक वॉर होता है और वहां पर वो उस पैथोजन को किल करता है। उसके बाद वो जाता है मैक्रोफेज के पास और मैक्रोफेज को बताता है कि मैंने इस पैथोजन को किल कर दिया है और अब तुम इस फॉरेन पार्टिकल को क्या करो, इनगल्फ करो। तो बेसिकली मैक्रोफेज क्या करता है, उस फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ करने का काम करता है, ठीक है। तो सिंपल वे में आपका इम्यून सिस्टम ऐसे ही काम करता है, ठीक। अब आते हैं B सेल्स के बाद T सेल्स पर। T सेल्स जो है आपको बेसिकली 2 फर्दर सेल्स में डिवाइड होते हैं। पहला होता है आपको हेल्पर T सेल्स और दूसरा होता है आपको किलर T सेल्स। हेल्पर T सेल्स का काम होता है कि इंफॉर्मेशन को बताना, चुगली करना। इन द सेंस, चुगली के सेंस में आप ले सकते हो कि जब भी चुगली करनी हुई कि हाँ अरे हमारे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दे दी है, प्लीज अलर्ट हो जाओ, अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर दो। तो वो जो चुगली वाला काम करता है, इन्फॉर्मेशन वाला काम करता है, वो कौन करता है, हेल्पर T सेल्स। वो हमारे बॉडी को जाकर इन्फॉर्मेशन देता है, किसको, B सेल्स को। B सेल्स क्या करता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है और एंटीबॉडीज को किल करता है। उसके बाद वो बात जाके कहता है क्या कि मैंने जो ये किया है उसको अब जो फॉरेन पार्टिकल्स का बॉडी है उसको इनगल्फ करो, कौन, तो मैक्रोफेज। क्लियर है कैसे ये हेल्पर T सेल से B सेल पे जाता है और B सेल से ये कैसे मैक्रोफेज के पास जाता है, ठीक है। अब आते हैं HIV वायरस पर। HIV वायरस क्या करता है, वो हम लोग के इम्यून सिस्टम से भी ज़्यादा स्मार्ट वायरस है, बहुत स्ट्रॉन्ग वायरस है। ये क्या करता है, जाके सबसे पहले अटैक करता है किस पर, तो हेल्पर T सेल पर। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि ये हेल्पर T सेल्स पर ही अटैक क्यों करता है, दूसरे किसी सेल पे अटैक क्यों नहीं करता है। तो सबसे पहली बात, हेल्पर T सेल क्या करता है, हेल्प करता है, हमको इन्फॉर्मेशन देता है कि हाँ हमारे यहाँ पैथोजन की एंट्री हो रही है। तो सबसे पहले उसी के जीनोम के साथ ये छेड़छाड़ करता है और अपने जीनोम को उसके साथ अटैच कर देता है। और जब उसका जीनोम, उसको पता भी नहीं चलता है कि उस पर अटैक हो गया, ठीक है। और जब उसका जीनोम रेप्लिकेट होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो साथ साथ वायरस का भी जीनोम मल्टीप्लाई होता है। आरएनए अपने वायरस अपने सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को डबल स्टैंडर्ड में बदलता है और उसके बाद वो मल्टीप्लाई होता जाता है। कैसे, तो थ्रू द होस्ट सेल्स जीनोम। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको बातें? क्लियर है?
अब फिर ये हेल्पर टी सेल्स में ऐसा क्या होता है बच्चे लोग, मैंने एक बताया कि एक तो ये इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। फिर दूसरी ऐसी कौन सी बात होती है जिसकी वजह से HIV वायरस उसी को चूज करता है, किसी और को नहीं चूज करता है। तो दूसरी बात ये है बच्चे, ये हेल्पर टी सेल्स जो है वो प्रोटीन का रिसेप्टर होता है। एक टाइप का प्रोटीन होता है CD4, ठीक है, CD4 प्रोटीन रिसेप्टर्स, CD4 प्रोटीन रिसेप्टर्स, ठीक है। एक टाइप का ये प्रोटीन है CD4 प्रोटीन रिसेप्टर्स, जो कि हमारे WBC में अवेलेबल होता है। सारे सेल में, सारे WBC के मतलब मैक्रोफेज में भी अवेलेबल रहेगा, डेंड्राइट्स में भी अवेलेबल रहेगा, लेकिन मेजोरिटी के फॉर्म में ये हेल्पर टी सेल में ज्यादा अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो ये आपको इस वजह से इसी को चूज करता है HIV वायरस और इस पर अटैक करता है। सबको क्लियर है ये चीजें? सारी बातें क्लियर है? HIV, किसी ने पूछा HIV वायरस किसको टारगेट करता है? HIV वायरस हेल्पर टी सेल को टारगेट करता है। डायग्राम क्लियर है? इसको मैं इरेज कर दूं? इरेज कर दूं? ये GP120 और GP41 क्लियर है सबको? इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन जिसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन, इसको शॉर्ट फॉर्म में GP कहते हैं, ठीक है। GP41 और GP120, जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है आपको वो GP41 है, और जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है वो आपको GP120 है, ठीक है। WBC व्हाइट ब्लड सेल, एक बार इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में देख लो। ग्रैन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड देन लिम्फोसाइट्स। हाँ बिल्कुल सही हो बच्चे, लेकिन अभी मैं लिम्फोसाइट्स के बारे में बता रही हूँ आपको, इसके अंदर के डिवीजन को बता रही हूँ, इसलिए मैंने इसे अलग अलग लिखा है। ये आपका बिल्कुल सही है, इसको ए ग्रैन्युलोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। मोनोसाइट्स में आ जाएगा आपको दो टाइप्स के सेल्स, पहला हो जाएगा मैक्रोफेजेस और सेकंड हो जाएगा आपको डेंड्राइट्स। इस वाले में हो जाएगा आपको न्यूरोफिल्स, सेकंड टर्म इज बेसोफिल्स। इन सब के बारे में मैंने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कोई परेशानी किसी को? मोनोसाइट्स में मैक्रोफेज और डेंड्राइट्स। लिम्फोसाइट्स में बेसिकली आते हैं टी सेल्स, पहले बी सेल्स आएगा, बी सेल्स और सेकंड हो जाएगा टी सेल्स। बच्चों लोग ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर एक बार समझ जाओ तो आपको होल लाइफ के लिए आप ये भूलोगे नहीं कि आखिर ये इम्यून सिस्टम आपका काम कैसे करता है, और ये कोई भी वायरल डिजीज हमको होती है तो कैसे वायरस हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये लिम्फोसाइट्स टू सेल्स में डिवाइड हुआ, फर्स्ट हो गया बी सेल्स एंड सेकंड हो गया टी सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पर टी सेल्स भी फर्दर टू सेल्स में डिवाइड होता है। पहला होता है आपको हेल्पर टी सेल्स, नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ साइड में हेल्पर टी सेल्स, यहाँ भी नहीं, अब देखो, अब दिख रहा है टी सेल्स, ठीक है। अब ये टी सेल्स आपको दो में फर्दर डिवाइड होगा, पहला हो जाएगा आपको हेल्पर टी सेल्स, दिख नहीं रहा है, कम से कम सुनाई तो दे रहा ना बच्चा, तो लिख लो हेल्पर टी सेल्स, एंड सेकंड हो जाएगा आपको किलर टी सेल्स, किलर टी सेल्स, क्लियर है।
बेसिकली ये बच्चे लोग हेल्पर टी सेल्स का काम होता है, आप सबके काम के बारे में सुन लो कि वर्क क्या करता है ये। हेल्पर टी सेल्स जो होता है वो आपको एक CD4 प्रोटीन रिसेप्टर को कंसिस्ट करता है, ठीक है। क्या ये करता है? CD4 प्रोटीन रिसेप्टर। क्लियर है सबको? CD4 प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं कौन? तो हेल्पर टी सेल्स। अब बेसिकली HIV वायरस जो है वो हेल्पर टी सेल्स पर अटैक करता है, और अटैक करने का प्रोसेस मैंने आपको बताया ही कि वायरस सबसे पहले अपने जीनोम को होस्ट सेल के जीनोम के साथ क्या करता है? फिक्स करता है, और उसके बाद जब उसका सिंगल स्टैंडर्ड RNA है वो डबल स्टैंडर्ड में बदलता है, और फिर जब जीनोम आपको रेप्लिकेट करता है किसका? होस्ट सेल का, तो वायरस का भी जो जीनोम है ऑटोमेटिकली क्या होता है? वो रेप्लिकेट होता है और मल्टीप्लाई होता है, यानी कि इन्फेक्शन एक सेल से मेनी सेल्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। समझ में आई बात कि HIV वायरस सबसे पहले किस सेल को टारगेट करता है? हेल्पर सेल, ठीक है, हेल्पर टी सेल्स। ये जो बी सेल्स है, बी सेल्स का भी वर्क सुन लो। बी सेल्स आपको एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है। किसको प्रोड्यूस करता है? तो एंटीबॉडीज को, ठीक। काम कैसे होता है? जनरली अगर वायरस इन्फेक्शन होता है या फिर किसी भी पैथोजन का एंट्री होता है तो हेल्पर सेल्स के पास सबसे पहले आहट जाती है कि आपके घर में कोई घुसने वाला है। समझ में आ रही है बात? अब ये हेल्पर टी सेल्स क्या करता है? हमारे WBC को, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म को जाके इंफॉर्मेशन सेंड करता है कि आप हमारे घर में किसी फॉरेन पार्टिकल्स ने एंट्री कर ली है, ठीक है, और अब आप एक्टिव हो जाओ। फिर WBC क्या करता है? अलर्ट करता है किसको? तो बी सेल्स को, यानी कि लिम्फोसाइट्स को अलर्ट करता है, और लिम्फोसाइट्स क्या करता है? अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करता है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है, और एंटीबॉडीज के साथ वो जाकर उस पैथोजन के साथ क्या करता है? वॉर करता है, ठीक है, और उसको डिफीट करके आके फिर इंफॉर्मेशन किसको देता है? मैक्रोफेजेस को, कि भाई मैंने अपना काम कर दिया, अब आप जाकर उसको क्या करो? इनगल्फ करो, ताकि उस बॉडी पार्टिकल को हमारे बॉडी से हटाया जा सके। समझ में आ रही है बात? बस यहीं पर मैं रैप अप करती हूँ। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो। तो बेसिकली एड्स में जो HIV वायरस है उसका काम ऐसे ही होता है, ठीक है, और वो अटैक करता है किस पर? तो लिम्फ नोड प्लस WBC पर अटैक करता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऑर्गन एड्स में अफेक्टेड होता है, तो वो होता है लिम्फ नोड। और लिम्फ नोड क्या होता है? तो दैट इज द क्लस्टर ऑफ सेल्स जो आपको प्रेजेंट होता है नेक रीजन में, फिर रेस्पिरेटरी रीजन में। ओके, क्लियर है सबको? आज के लिए इतना ही। अगर किसी को डाउट हो तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ओके।